11 December. So I've got all questions correct. Let's analyze the question. पहला जो क्वेश्चन है वो है संपन्न प्रोजेक्ट के बारे में. ये क्वेश्चन रिलेटेड है पेंशन सिस्टम से एंड उसका जो प्रोसेसिंग है ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम से रिलेटेड है. एंड ये पहले जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2018 में. एंड ये जो संपन्न सिस्टम है इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन. ओके, इसमें जो भी पेंशन रिलेटेड केसेस थे, जो भी ग्रीवांसेस थे, उसको सॉल्व किए जाते हैं. एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. 2019 में इटसेल्फ इसने 76,000 केसेस सॉल्व किए हैं इन 6 मंथ ओनली. एंड इसमें बहुत फास्टर सेटलमेंट होता है केस का. एंड ऑडिटिंग भी इसमें होता है. इसलिए क्या होता है, अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होता. एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रेगुलेट करता है. ओके, सो आपको याद रखना है संपन्न प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम. बेसिकली पेंशन रिलेटेड बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो इसीलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ईजिंग के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली उस प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में इसको प्रमोट किया जा रहा है. ओके, so the next question is about the Gaganyaan mission and first statement is Gaganyaan is an unmanned mission to the moon. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गगनयान हमको पता है कि ये एक मैंड मिशन होने वाला है. एंड GSLV MK3 विल बी यूज टू लॉन्च गगनयान मिशन, ये सही है. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर विल बी बी. तो गगनयान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं अभी. तो ये इसरो का बेसिकली एक मिशन है. एंड इसमें क्या होगा, इसमें एक क्रू मिशन होगा, ये अनक्रूड मिशन भी होगा. मतलब इसमें एक मैंड मिशन भी होगा जिसमें 3 लोग जाएंगे, 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जिसमें एक वुमन भी होगा. एंड एक 2 अनमैन्ड मिशन भी होगा. जो अनमैन्ड मिशन होगा वो पहले 2022 में उसको भेजा जाएगा. एंड फर्स्ट अनमैन्ड मिशन एंड सेकेंड अनमैन्ड मिशन जो होगा 2022 के लास्ट में उसको भेजा जाएगा. एंड जो मैंड मिशन होगा वो 2023 में उसको भेजा जाएगा. ठीक है. एंड ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर के ऊपर अर्थ को ऑर्बिट करेगा. एंड ये GSLV MK3 जो है उस व्हीकल से इसको भेजा जाएगा. ठीक है. एंड GSLV MK3 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. GSLV MK3 इसमें 3 स्टेज का फ्यूल है. एक है लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल, उसके बाद सॉलिड फ्यूल, उसके बाद क्रायोजेनिक फ्यूल. ओके, यहाँ पे टॉप पे इसका पेलोड है. ओके, एंड ये इसका लिक्विड फ्यूल है, यहाँ पे सॉलिड स्टेज फ्यूल, यहाँ पे क्रायोजेनिक फ्यूल. तो ये 3 स्टेज से ये क्या होगा, फ्लाई करेगा. ओके, उसके बाद ये है उसका क्रू मॉड्यूल है. क्रू मतलब जो जहाँ भी मैन जाएंगे, जहाँ भी एस्ट्रोनॉट प्रेजेंट हो गए उसको क्रू मॉडल बोलेंगे. जहाँ पे एस्ट्रोनॉट प्रेजेंट नहीं होंगे वहाँ पे अनक्रूड मॉडल बोलेंगे. ओके, एंड अनक्रूड मॉडल पे यहाँ पे जो सेकंड मॉडल जाएगा वहाँ पे एक रोबोट जाएगा जिसको बेवमित्रो नाम दिया गया है इसरो के द्वारा. एंड ये रोबोट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय इसरो. ओके ओके, सो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रामानुजन प्राइज. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द अवार्ड इज गिवन टू यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. ये सही है क्योंकि रामानुजन इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक रिलेटेड कुछ होगा. द प्राइज इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सही है. द रिसर्चर वर्किंग इन एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस आर एलिजिबल, ये भी सही है. तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट है. आंसर इज डी. तो यहाँ पे जैसे कि रामानुजन से पता चल रहा है कि ये प्राइज जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट मिलके इसको एडमिनिस्टर करते हैं या रेगुलेट करते हैं. एक है अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, एंड तीसरा है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन. इसको DST फंड कर रहा है. मतलब इसमें जो भी प्राइज के हिसाब से जो भी पैसा दिया जाता है दैट इज इक्विवेलेंट टू USD $15,000. इसमें DST इसको 2014 ऑनवर्ड से फंडिंग कर रहा है. ओके, सो आपको अगर श्रीनिवास रामानुजन जो उनके बारे में नहीं पता है, आप एक मूवी देख सकते हैं जो कि है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी. ये उनके लाइफ के ऊपर बनाया गया है. जो भी रामानुजन उनके लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं, उनका जो मैथमेटिक्स प्रोडिजी थे, क्या उनका जो इन्फिनिटी सीरीज बना रहे थे या जो भी डिस्कवर कर रहे थे उसके ऊपर पूरा डिटेल्स ये मूवी है. आप उसको टाइम हो तो देख सकते हैं. ओके,
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरेशियन रीजन पे फोकस करता है, मतलब जो भी यूरेशियन कंट्रीज है लाइक काजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज के ऊपर ये फोकस करता है। पहले इसमें 5 कंट्रीज थे, इसलिए इसको शंघाई 5 नाम दिया गया था। बाद में इसमें बहुत सारे कंट्रीज ऐड हुए जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये है कि इट वाज अर्लियर कॉल्ड एज शंघाई 5, ये स्टेटमेंट सही है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज परमानेंट बॉडी ऑफ एससीओ। इसमें एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब इसका एक पार्ट है जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये क्या करता है ना, जो भी एंटी टेररिज्म वर्क होता है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब उसको उसके ऊपर नज़र रखता है कि कहाँ पे टेररिज्म मतलब उसका जो ग्राउंड बन रहा है, या कहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काम भी ये करता है, जो भी टेररिस्ट फंडिंग होता है उसको रोकने के लिए भी ये काम करता है। तो ये एक परमानेंट बॉडी है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर इन 2019, ये गलत है। 2017 में वो लोग मेंबर हुए थे, 2019 में नहीं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। अगर आपको मेंबर कंट्रीज याद रखना है एससीओ का, तो मैं इसके ऊपर एक निमोनिक्स ले आऊँगा जिसको आप इजीली याद रख सकते हो, मेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमको पता है कि ये एक इंडियन इनिशिएटिव है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, द यूएन हैज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टाटस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये सही स्टेटमेंट है। रिसेंटली क्या हुआ है ना, यूएन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक ऑब्जर्वर स्टाटस दिया है। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी यूएन का ग्रांट है या जो भी एनर्जी रिलेटेड समिट्स है उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंड उससे बहुत ज़्यादा जो इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब इनिशिएटिव को मिल पाएगा। ओके, एंड इट इज़ हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, जो कि इंडिया में है। एंड ये एक पहला इंटरनेशनल बॉडी है जिसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, मतलब इंडिया में है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ISA इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ये सही है। ये एक इंडियन इनिशिएटिव है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक मतलब 0 to 30 डिग्री पे आते हैं इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे क्या होता है, सन का जो रे है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, सन एनर्जी को यूज़ करके वहाँ पे हम जो फॉसिल फ्यूल है, जो भी कोल एनर्जी हो गया, जो भी पेट्रोलियम एनर्जी हो गया, उसका जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि क्योंकि सन मैप के बाउंड्री के हिसाब से डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, क्योंकि उसको नेचर कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, उसको पता है, उसको पता नहीं कि क्या ज्योग्राफी है। तो फॉर द सन इट इज़ ए होल कंटिनेंट, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। अगर इस चीज़ को हम कनेक्ट कर पाएँ, हर एक कंट्री के बीच में एक ग्रिड लाइक कनेक्शन हो, वहाँ से सन एनर्जी को अगर हम हार्नेस कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को सन से आप सेव कर पाएंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी पे ये एक मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट के हिसाब से जनरेट होगा। एंड इसके वजह से क्या होगा, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो भी मतलब कन्वेंशनल फ्यूल्स है, उसको हम क्या करेंगे, उसका जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। उसके वजह से मतलब उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होगा, लाइक पोल्यूशन कम हो जाएगा, एंड उसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर विल बी डी। तो इसको आप अटेंड कीजिए, एंड कितना आपका सही होता है या गलत होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।